प्राप्त हुई थी कि विकास दुबे के घर पर अवैध शस्त्र और भारी मात्रा में विस्फोटक इन्होंने छिपा कर रखते हैं और वहां तहखाने हैं और अगर समय पर वहां तलाशी ले ली जाए तो भारी बरामदगी हो सकती है। इस इनपुट पे पुलिस की फोर्स वहां पहुंची थी और उसके घर को जो बंकर बने हुए थे और जो जहां दीवारों के अंदर उसे बताया जा रहा था कि यहाँ छिपा कर रखा गया है, वहां से हम लोगों को 6 तमंचे मिले हैं, अवैध शस्त्र मिले हैं, 25 कारतूस मिले हैं, लगभग 2 किलो विस्फोटक मिला है और भारी मात्रा में कील और रिपिट्स मिले हैं जिनसे वो बम बनाता था। 15 जिंदा बम मिले हैं और इस तरह की इस भारी विस्फोटक वहां रखा गया था और वो इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उससे पूरा घर उड़ जाए। क्या ये प्लानिंग थी कि पुलिस के विस्फोट करके, पुलिस टीम पे विस्फोट करके लंबी जनहानि करनी थी? बिल्कुल निश्चित रूप से ये उसकी प्लानिंग थी और उसका पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था और इसीलिए वो उसका घर का पूरी बनावट देखिए, जिस ढंग से उसमें एंट्री पाना मुश्किल है, वो बाहर ही रोकने का प्रयास करता है। तो बम और विस्फोटक मिलना ये वास्तव में उसकी गहरी साजिश से इशारा करता है। ये आ रहा है कि उसके घर में लाइसेंसी पुलिस का लाइसेंसी असलाहों पर फायरिंग की हुई है, कितने हैं लाइसेंस? देखिए, लगभग जो हम लोगों ने रिकॉर्ड में भी तलाशा है वो लगभग 12 उसके यहाँ लाइसेंस है उसके परिवार में और इसमें अभी कंफर्म सूचना आप लोगों को जब अपडेट हो जाएगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये अपने साथ रहने वाले लोगों के नाम से शस्त्र लाइसेंस इश्यू कराता था और उनको अपने लिए यूज करता था। उसमें में से एक जो आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, दयाशंकर भी है, उसके नाम से भी शस्त्र लाइसेंस है और ये बात जानकारी में आई है तो इसका मैक्सिमम उपयोग विकास करता था। और इसी प्रकार से अन्य कई लोग हैं जिनके नाम से शस्त्र लाइसेंस तो है लेकिन वो विकास दुबे उसको अपने कब्जे में रखता था। सर, एक अहम सवाल है, जिस तरह से इसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, 60 से अधिक मुकदमे हैं और टॉप 10 हिस्ट्री शीटर भी है, उसके अलावा इसके परिवार में भी कई लाइसेंस कैसे इशू कर दिए गए? देखिए, इस बारे में जो अभी पुलिस रिकॉर्ड में है ये हम लोग इसको गहराई से देखेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट गई है इसमें पूर्व में, लेकिन उसमें कहाँ रुकावट आई या कैसे है ये हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से सारे शस्त्र लाइसेंसों को नए सिरे से हम लोग इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भेजेंगे और निरस्त भी कराएंगे। अपने कई लोगों को प्रधान बनवाता था, बाद में उनको अपना समझ लेता था, ऐसा भी कुछ आ रही है? देखिए, इस बारे में ये तो सही है कि ये बात आ रही है कि आसपास के गांवों में उसका वर्चस्व था, तो हो सकता है कि जब इस तरह से प्रधानी का इलेक्शन रहता हो या अन्य कोई चुनाव रहते हो तो ये कोई फतवा जैसा जारी करता रहा होगा, ऐसा लोग बता रहे हैं। इस सब बारे में हम लोग गहराई से जांच करें। गाँव के माध्यम से अहम बात सामने आई है कि एक दिन पूर्व इस घटना के जो दरोगा यहाँ सर राहुल तिवारी को लेकर वहां गया था, उसके संग भी मारपीट की थी इन्होंने अपने निवास पे ही। देखिए, ये बातें आ रही हैं लेकिन अभी इसमें जांच जारी है। जब पूरी चीजें कंफर्म हो जाएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। मीडिया में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में एक न्यूज़ ये था कि दबिश से पहले एसओ चौबेपुर के द्वारा बिकरू गांव की बिजली कटवाई गई है। जांच के दौरान ये स्पष्ट हुआ है जब एम्बुश पुलिस कर्मचारियों के ऊपर एम्बुश हो चुका था, जब हमारे लोग अंदर फंस चुके थे, उसके बाद जो रेस्क्यू के लिए अतिरिक्त फोर्स के लिए तो पुलिस जो वहाँ से जो निकले पुलिस कर्मचारी और एसओ चौबेपुर के द्वारा वायरलेस किया गया है, हम फ़ोन भी किया गया है। उस फ़ोन के चलते तमाम थाने की फोर्स के लेके हम पहुँचे थे और हमारे साथ अन्य जो अधिकारीगण भी पहुँचे थे। उसके दौरान एसओ विनय तिवारी के द्वारा बिजली विभाग के फ़ोन करके 2 बजे, सवा 2 बजे के बाद उन्होंने ये कहा कि बिजली काटने के लिए उनसे अनुरोध किया है और पूछताछ में ये पता चला कि इसलिए बिजली काटने की उन्होंने फ़ोन किया है ताकि वहाँ पे जो लाइट की रोशनी में बदमाश पुलिस को देख के मार रहे थे। तो पहले ये लोग दबिश में गए थे 1 बजे के आसपास, तब लाइट की रोशनी पे ही पुलिस वालों को टारगेट बना के मार रहे थे। इसलिए दोबारा पुलिस वाले टारगेट न बन जाए, इसलिए वहाँ के लोकल एसओ के द्वारा फ़ोन करके ये बताया गया है कि वहाँ पे बिजली काटने के लिए। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है। उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे एसओ चौबेपुर द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे हैं तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। जी हम लोग पैदल पहुँचे हैं तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से,
वो जेसीबी लगा कर रखी, तो वहाँ से हम लोग जो है एक एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं, तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। बस यही घटनाक्रम है। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है 2 लोगों को, मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर, अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी। शायद इसी वजह से जो है उनके साथ ही इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी का सबसे कारण एक ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे ज़रा सी मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था, जो कि शायद हमें गोली लग जा रही थी।